नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अवलेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान हिंदी टीवी। मित्रों, आपने तो केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरीज का नाम तो सुना ही होगा और जानते ही होंगे कि हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। आखिर भारत सरकार को क्या जरूरत था ये केंद्र शासित प्रदेश बनाने का? जिस प्रकार से 28 राज्य बनाया है उसी प्रकार से ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उन्हें राज्य क्यों नहीं बना देते हैं? और दिल्ली सरकार तो अर्थात केजरीवाल सरकार तो हमेशा कहती रहती है कि आप मुझे दिल्ली को क्या करो, पूर्ण राज्य का दर्जा दो, अर्थात हमें राज्य का दर्जा दो, राज्य का शक्तियाँ जो दिया गया, जिस तरह से बिहार को शक्तियाँ दिया गया, जिस तरह से उड़ीसा को शक्तियाँ दिया गया, जिस तरह से तमिलनाडु को शक्ति दिया गया, जिस तरह से उड़ीसा को शक्ति दिया गया, अन्य राज्य को दिया गया, उसी प्रकार से जितना शक्ति राज्य को दिया गया उसी प्रकार की सारी शक्तियाँ मुझे दिल्ली को दो। तो आप कहेंगे कि क्या दिल्ली को इतना शक्तियाँ बहुत कम दिया गया है? दिल्ली को सरकार जो केजरीवाल सरकार है ना, उन्हें इतना भी शक्ति नहीं दिया गया दोस्तों कि वो पुलिस का भर्ती कर सके। केजरीवाल सरकार इतना भी नहीं कर सकता है कि हम पुलिस को, जो दिल्ली पुलिस भरते हैं ना फार्म, वो भी आपको सिलेक्शन नहीं करता, वो भी गृह मंत्रालय करती है दोस्तों। तो इस प्रकार से अन्य डिस्कशन इसमें हम करने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर भारत सरकार के पास कौन सा ऐसा मुसीबत आ गया था, अर्थात पहाड़ टूट गया था भारत सरकार पर कि उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ा। तो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कोई पहाड़ नहीं टूटता है, उसके लिए कुछ मजबूरियां होता है। मजबूरियां ये होता है कि सरकार देखती कि वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस कैसा है। जैसे अंडमान निकोबार देखिए, ये भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहाँ पर भारत का नौसैनिक अड्डा है और एयरबेस भी है, और वहाँ पर थल सेना भी रहती है और वायु सेना भी उतर सकता है। और इधर लक्षद्वीप है दोस्तों, यहाँ भी बना सकता है। जम्मू कश्मीर है देखिए, और दिल्ली देखिए, दिल्ली में क्या संसद भवन है। 100 130 से अधिक कंट्री, 150 से अधिक कंट्री का जो एम्बेसी है अर्थात दूतावास है, कहाँ? दिल्ली में है। तो देखिए, अगर राज्य सरकार रहता है ना, जैसे हम लोग का देखिए बिहार पुलिस है, तो बिहार पुलिस से क्या लगता है कि आपको सही से काम करता है? आप तो बिहार में नहीं, देखिए ना, हम रहते हैं सही खैनी मारते रहता है फटाफट, और 10 रुपये लेता है और गाड़ी को जाने के लिए देता है दोस्तों, हम देखे हैं। तो मित्रों देखिए, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए राज काम नहीं कर सकता है उतना। अब देखिए, सरकारी स्कूल भी देखिए ना दोस्तों, कैसा है राज का? राज तो खुद भीख मंगा मांगते रहता है। और उन लोगों, और क्या करेगा राज का पुलिस जो होगा ना, वो क्या करेगा? वो जो संसद भवन है और दूतावास है, ये सब चीज़ों, लाल किला, इंडिया गेट, ये सब चीज़ों को इम्पोर्टेंट चीज़ें है ना, इन लोगों के क्या वो सिक्योरिटी दे पाएगा? और दिल्ली क्या है? भारत का राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली। तो आप कहिएगा कि दिल्ली के लिए बात बोल रहे हैं ना, अंडमान निकोबार के बदले बताइए, आप चंडीगढ़ बताइए। तो बात वही है दोस्तों कि देखिए, कहीं कहीं ऐसा जनजातियाँ है ना, उसको हमारा संविधान क्या किया है, विशेष रियायतें दिया गया है। जैसे कि वहाँ पर अगर जैसे आपका जिस घर में रह रहे हैं, अगर सरकार कह दे कि नहीं, ये जो घर टूटेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, स्टेशन बनेगा, रेलवे स्टेशन बनेगा, तो क्या करेगा सरकार? आपको पैसे देगा और आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की विशेष जनजातियाँ रह गई अच्छे खासे जनसंख्या में, तो क्या कर सकता है केंद्र सरकार? उस जनसंख्या को भगा नहीं सकता है। जो जनजाति है वहीं पर रहेगा, जो जनजाति है दोस्तों वहीं पर रहेगा। और मजे की बात देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों, वो उस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच क्या है, जनजाति लोग है, उसके साइड साइड में क्या बनाया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया, अर्थात उस जनजाति को हटाया नहीं जा सकता है। तो अगर संसद कानून बनाता है तो पूरा देश में लागू होता है, तो पूरा देश में लागू होता है मित्रों। तो उस, अगर संसद कानून बना दिया है कि भूमि अधिग्रहण नीति, अर्थात यहाँ स्टेशन बनेगा, भूमि हम अधिग्रहण करेंगे, लेंगे, अब आप हटिए, आप पैसा लीजिए, जितना भूमि का दाम होता है आप लीजिए, यहाँ से सेट हो जाइए। तो जनजाति लोग कहाँ जाएंगे? और वैसे भी जनजाति लोगों का देखिए, संसद भवन में कितना भागीदारी होता है। वो तो निचले तबके के लोग हैं, वो तो बाहर ही नहीं आए हैं। तो उन्हें विशेष रियायतें दिया गया संविधान में कि आप उससे भगा नहीं सकते।
तो उसे रोकने के लिए कौन होना चाहिए? राज्यपाल होना चाहिए। तो जहाँ की जनजातियाँ ज़्यादा है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की राज्यपाल क्या करता है, ये जो नियम कानून बनता है ना केंद्र शासित प्रदेश में, उसको क्या करता है, उसको लागू कर भी सकता है और नहीं भी लागू कर सकता है, वो राज्यपाल पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से और सिक्योरिटी पर्पज है, जनजातियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, इस तरह से इसलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। अब समझते हैं कि हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में इन दोनों के बीच में शक्तियाँ के शक्ति का बंटवारा कैसे किया गया है, यानी किसके पास कितना शक्तियाँ हैं दोस्तों। और दिल्ली का भी बात करेंगे, पहले देखते हैं यहाँ पर राज्य यहाँ पर है, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर दोस्तों। तो केंद्र शासित प्रदेश मित्रों 200 आर्टिकल 239 के में दिया गया है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। अब राज्य में देखिए क्या गया है, तो राज्य का शक्ति संघ के बराबर दिया गया। संघ बोले तो केंद्र शासित केंद्र सरकार, मोदी सरकार, मोदी और नीतीश कुमार, मोदी सरकार केंद्र में है और नीतीश कुमार राज्य में है। तो इन दोनों के बीच जो शक्तियां हैं ना, थोड़ा सा समरूप है, बराबर है। तो कहिएगा यार ये जो नीतीश कुमार है ना, बराबर कैसे कहते? नीतीश कुमार नियम कानून बनाता है तो पूरे बिहार में लागू होता है, मोदी सरकार कानून बनाता है संसद में तो कहाँ जाता है, पूरे देश में लागू होता है। अरे भाई, मुख्यमंत्री भी विधानसभा में कानून बनाता है तो पूरा बिहार में लागू होता है, क्योंकि बिहार विधानसभा से है ना मुख्यमंत्री, तो वो तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश में लागू होता है। इस प्रकार से देखें तो दोनों का शक्तियाँ क्या होता है, लगभग बराबर ही होता है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि केंद्र के पास क्या शक्तियाँ थोड़ा ज़्यादा है, वो बात यहाँ पर नहीं करना है कि कितना ज़्यादा है। फिलहाल देखिए यहाँ पर राज्यपाल संवैधानिक, अर्थात कोई देखिए हर राज्य का क्या होता है, एक राज्यपाल होता है। और एक क्या क्या कह दिया गया, संविधान में कह दिया गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसलिए राज्य का राज्यपाल जो होता है संवैधानिक होता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में क्या दोस्तों कि संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, और यहाँ पर संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है, और यहाँ पर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अब देखिए ये हर राज्य में क्या होता है, एक विधानसभा होता है, और विधानसभा से क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और मुख्यमंत्री बनते हैं दोस्तों तो वो प्रशासक होते हैं। हर राज्य का एक क्या होते हैं, प्रशासक होते हैं। प्रशासक कौन होता है, जो पुलिस को नियुक्ति करता है, अधिकारियों की नियुक्ति करता है, किसको कहाँ पर ट्रांसफर करना है, किसको कहाँ पर तबादला करना है, ये सब चीज़ें कौन करता है, प्रशासक करता है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है, राष्ट्रपति प्रशासक का प्रधान होता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है, एक प्रशासक को नियुक्त करता है। वो प्रशासक कौन हो सकता है, उपराज्य होता है दोस्तों। तो उपराज्यपाल को नियुक्त करता है दोस्तों, वही प्रशासक होता है, और वही क्या करता है कि सभी अधिकारियों की नियुक्ति करता है, वहाँ का प्रशासक होता है, और उसको तबादला करता है, और प्रकार के क्या करते हैं, नियम कानूनों को क्या करता है, लागू करता है वो। और देखिए राज्य को तो संविधान में शक्तियाँ दिया गया है कि राज्य को इतना इतना शक्ति है, ये तो संविधान में लिख दिया गया है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को कितना शक्तियाँ दिया जाए, ये तो संविधान में लिखा ही नहीं गया है। ये संविधान क्या संविधान में तो नहीं दिया गया है, लेकिन संसद जो है ना, वो दया करके मतलब समझ रहे हैं ना, लोग केंद्र शासित प्रदेश को इतना शक्ति देते हैं। तो ये क्या करता है, डिलीगेट करता है, अर्थात संसद क्या करता है, शक्तियाँ देता है किसको, केंद्र शासित प्रदेश को। संविधान में दिया गया नहीं है, लेकिन यहाँ पर दे देता है, ठीक है, चाहे तो नहीं भी दे सकता है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ विधानसभा होगा वहाँ एक क्या होगा, प्रशासक होगा। प्रशासक करने का मतलब उपराज्यपाल होगा। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जहाँ विधानसभा होगा वहाँ भी क्या होगा, प्रशासक होगा। प्रशासक का मतलब क्या, उप राज्यपाल होगा। और यहाँ पर देखिए प्रशासक कौन है, जहाँ विधानसभा होगा वहाँ पर प्रशासक कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा। और यहाँ पर कौन होगा, उपराज्यपाल होगा। और उपराज्य किसके द्वारा नियुक्त होगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होगा। अब देखिए अगर इस राज्य में कोई नियम ये शक्ति को लेना देना, शक्ति को बढ़ाना है, कम करना है किसी राज्य को, जैसे बिहार को शक्ति कम देना है, ज़्यादा देना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश को शक्ति कम देना है या ज़्यादा देना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ संसद लिखा गया है, संसद होना चाहिए, तो संसद के कुछ सामान्य जो
विधि होता है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि दिल्ली और मोदी के बीच में, दोनों के बीच क्या होता है, नोक झोंक रहता है। तो इसके लिए देखो मुख्य कारण होता है दोस्तों, हमने पहले ही कहा था कि दिल्ली सरकार के पास अर्थात केजरीवाल सरकार के पास इतना भी अधिकार नहीं है। अब देखिए दिल्ली भी क्या केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ का प्रशासक कौन है, मुख्यमंत्री थोड़ी है, नहीं, वो कौन है, उपराज्यपाल है। और उपराज्यपाल किसके किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। तो आप कहिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश में तो आपने कहा था कि उपराज्यपाल प्रशासक होगा, विधानसभा नहीं होगा। हाँ, ला दिया गया है, दे दिया गया है, संविधान में संशोधन किया गया और 239 के क्लॉज ए में लाया गया, कहा कि दिल्ली में भी क्या होगा, विधानसभा होगा। तो वहाँ का जहाँ विधानसभा वहाँ तो मुख्यमंत्री होबे करेगा, लेकिन वो उनके पास शक्तियाँ क्या दिया गया है, उनको सिर्फ स्कूली शिक्षा का अधिकार दिया गया, हॉस्पिटल का शक्तियाँ दिया गया, वो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल नहीं, छोटा छोटा हॉस्पिटल। और स्कूल का मतलब ये नहीं कि बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी वो सब का नहीं, 12वीं क्लास तक जो स्कूल होता है ना, वो वाला उसका अधिकार दिया गया है कि 12वीं तक क्या पढ़ाई करवाइए, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सड़क निर्माण, ये सब चीज़ें पर क्या किया दिया, उनको शक्ति दिया गया। बाकी सब शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्रालय के पास है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों यही विवाद बना हुआ रहता है दोस्तों, दिल्ली सरकार और मोदी सरकार के बीच में।